Hello everyone, this is Mansi representing NRK9. Here we start the book Economics in the Business Environment with one of the most important chapter that is Indian Financial Market. जी हाँ, हम स्टार्ट करें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एंट्रेंस लेवल। अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हैं, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एक सीए स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एंट्रेंस लेवल पे हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो और चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे बहुत काम आने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है। और ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ सीए स्टूडेंट या ड्यूरिंग द प्रोफेशन वो उसे बहुत हेल्प करेगा। अब अगर हम पर्टिकुलरली एंट्रेंस लेवल की बात करते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस चैप्टर को आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन ही याद हो जाए और आपको इस चैप्टर का एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब अगर हम बात करें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, तो इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे? द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, द रोल ऑफ द एंटिटीज प्ले मेजर रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। सो नाउ स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो हमने एक चीज समझी कि हमारे डेली लाइफ में या बेसिक नीड्स में जो जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन सब के लिए एक मार्केट अवेलेबल है। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमें वेजिटेबल्स चाहिए तो हमारे लिए एक वेजिटेबल मार्केट अवेलेबल है, या हमें ग्रोसरी आइटम चाहिए तो उसके लिए हमें एक ग्रोसरी मार्केट अवेलेबल है। तो ऐसे ही बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जिन्हें बिजनेस के लिए एक फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए एक मार्केट अवेलेबल है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, जिसे अप्रोच करके वो फंड को असेस कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल मार्केट, हम एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे जिससे हमें एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। सो प्लीज प्लीज पे अटेंशन। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स इट प्रोवाइड फंड to the business organizations क्या समझा हमने? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं या कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस पर्पस, वो उस मार्केट को अप्रोच करके फंड को असेस कर सकते हैं, मींस वो उस फंड को अवेल कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज एंटिटीज इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटिटीज इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट वन इज बैंक। आई होप इस टर्म से हम सब फैमिलियर होंगे, हम सबको पता है कि बैंक्स क्या होते हैं या बैंक्स का मेजर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से एक ही फंड क्रिएट करते हैं जिसे फर्दर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ही प्रोवाइड करते हैं। फर्दर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट समझने के लिए हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बहुत से लोगों ने मिलकर एक स्मॉल अमाउंट, जैसे सपोज मिस्टर ए ने 10,000 का अमाउंट डिपॉजिट किया विद द म्यूचुअल फंड कंपनी, ऐसे ही मिस्टर ए की तरह बहुत से लोगों ने एक स्मॉल पोर्शन का अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसे मिला के इस कंपनी ने एक लार्ज फंड क्रिएट किया जिसे वो फर्दर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? दे आर नॉट अ बैंक बट दे प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटीज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक नहीं होते हैं लेकिन ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट वन इज पेंशन फंड, कोऑपरेटिव बैंक्स, अब तक हमने क्या समझा? फाइनेंशियल मार्केट का मीन क्या होता है कि ऐसा मार्केट जिसे असेस करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेट बॉडीज जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस आइडियाज,
या बिजनेस पर्पस उन्होंने एक उसे असेस करके फंड को अप्रोच किया, ठीक है। हमने फिर देखा कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेंशन फंड्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, these are the entities which play an important role in the financial market. Now the question arises कि ये तो हमको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन है फंड प्रोवाइड कराना। क्या है मेन फंक्शन? फंड प्रोवाइड कराना। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये फंड आता कहां से फाइनेंशियल मार्केट के पास? फाइनेंशियल मार्केट के पास फंड आया कहां से? सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। Just suppose Mr. A एक पर्सन है, सैलराइड पर्सन है, मीन्स जॉब करते हैं, इनकी इनकम है या सैलरी है इनकी 60,000 पर मंथ। हमने क्या कहा कि मिस्टर एक पर्सन है, 60,000 पर मंथ अर्न करते हैं। इस 60,000 के अमाउंट में सब एक्टिविटीज में अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने के बाद मिस्टर ए ने देखा कि 10,000 का जो अमाउंट है वो मंथली सेव करेंगे। क्या देखा मिस्टर ए ने कि वो मिस्टर ए की जो इनकम थी 60,000, उसमें से जो 10,000 का अमाउंट था वो 10,000 वो मंथली सेव करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इस इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे ही सेव करते रहेंगे तो फर्दर हम कुछ टाइम बाद, अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये 10,000 का 12,000 हो जाएगा। हमने घर में सेव कर रखा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने घर में उसे एक लॉकर में रख दिया तो फर्दर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, उसे चेक करेंगे तो वो 12,000 हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए हमने करा इन्वेस्टमेंट। जब तक हम सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उससे हमें फर्दर बेनिफिट्स तो राइज होंगे नहीं। समझ में आया यहां तक? ठीक है। नाउ अब हमने इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट कराई मिस्टर ए ने बैंक में, बैंक में उन्होंने 10,000 की एफडी की। हमने सब ये टर्म्स हमने सबने सुने होंगे, एफडी होगा, आरडी हो गया, या हमने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 10,000 का जो अमाउंट था वो मिस्टर ए ने बैंक में एफडी कराया। अब बैंक का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बैंक एंटिटी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो बैंक के थ्रू या मिस्टर ए के थ्रू फंड आया बैंक में और बैंक के थ्रू फंड आया फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये जो फंड आया, मिस्टर ए की तरह बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने स्मॉल अमाउंट को बैंक में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया या पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उन सब के थ्रू जो फंड कलेक्ट हुआ था वो फाइनेंशियल मार्केट में आया और फाइनेंशियल मार्केट ने उसे फर्दर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। तो हमें समझ में आया कि फाइनेंशियल मार्केट में फंड आया कहां से, फाइनेंशियल मार्केट का मीन होता क्या है और फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी एंटिटीज एंगेज्ड हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट इज द क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट टुवर्ड्स द इकोनॉमी, बट हाउ? अब अगर हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में से फंड अप लेके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रा डेवलप होगा और बहुत से ऐसे फैक्टर है जो डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट से, डायरेक्ट बिजनेस से कनेक्ट होके इकोनॉमी को इंप्रूव करें। सो एज वेल एज हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। अब तक हमने क्या समझा, यही रुकेंगे और अब देखेंगे अब तक हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या हुआ। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स इट प्रोवाइड फंड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है भाई। अब हम नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फाइनेंशियल मार्केट के पास फंड आया कहां से। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट के पास फंड
यहां से इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में फंड आया, जिसे वो फर्दर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को और डिफरेंट सेक्टर में उसने अलोकेट किया। उसके बाद हमने एक टर्म डिस्कस की कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल एलिमेंट फॉर द इकोनॉमी। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द फाइनेंशियल मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। सो अगर हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट से फंड आया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस किया, बिजनेस जितना ज्यादा बिजनेस होगा, जितनी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ेंगी, एज वेल एज हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। नाउ अगर हम लीगल टर्म्स की बात करें, सो ये जो मिस्टर ए थे जिन्होंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था, दे टर्म्ड एज हाउस होल्ड मीन्स सेवर। मिस्टर ए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इन द लीगल टर्म दे टर्म एज हाउस होल्ड मीन्स सेवर, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हु नीड्स फंड्स दे टर्म्ड एज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स समझ में आया यहां तक? तो अगर हम एक सिंपल वे में बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट का मीन क्या हुआ? फाइनेंशियल मार्केट का मीन क्या हुआ? इट प्रोवाइड फंड थ्रू households to the investor, to investors। समझ में आया यहां तक? हमने अब तक देखा फाइनेंशियल मार्केट का मीन क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट हाउ कि कौन कौन सी एंटिटीज फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करती है, या फाइनेंशियल मार्केट में फंड आता कहां से, और व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। नाउ कम्स टू द मॉड्यूल। अब मॉड्यूल से रीड करते हैं। Overview of the Indian financial ecosystem. The financial system of an economy is the crucial element for its economic development. हमने डिस्कस किया कि financial market means financial market is a crucial element for its economic development. It facilitates the flow of funds from the households, that is savers, to the business organization, that is investor. हमने समझा कि कैसे फंड मिस्टर ए से, जो एक नॉर्मल पर्सन थे, सैलराइड पर्सन थे, उनसे फंड फाइनेंशियल मार्केट में आया और कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक असिस्ट किया, thereby assisting in creation for the wealth of the nation। ये हमने डिस्कस किया अब तक। नाउ mainly the financial system of a country is concerned with the following. Now consider the points. Allocations and mobilizations of saving, which means allocations means फंड को अलोकेट करना। हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत फंड कलेक्ट हुआ थ्रू बैंक्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। अब फाइनेंशियल मार्केट ने उसे डिफरेंट सेक्टर्स में अलोकेट किया। एंड मोबिलाइजेशंस मीन मूवमेंट या एक्टिव। अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मीन क्या हुआ कि जैसे हमने समझा था कि मिस्टर ए ने उसे बैंक में एफडी कराया, अगर बैंक उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो वो फंड ऐसे के ऐसे रखा रहता। तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, उस 10,000 के फंड को उसे फर्दर इन्वेस्ट किया। इट मींस उसे 10,000 के फंड को एक्टिव किया बाय द फर्दर इन्वेस्टमेंट। उस 10,000 के फंड में कुछ मूवमेंट हुआ। सो एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का क्या हुआ कि जो ऐसा फंड था जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था या फर्दर कुछ टाइम के लिए यूज नहीं आना था, उसे फर्दर एलोकेट करना और उस फंड को एक्टिव करना बाय द फर्दर इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ फंड।
प्रोविजन ऑफ फंड में हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ऐसा फंड, बहुत से पर्सन से ऐसा फंड कलेक्ट करना और उसे फर्दर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करना। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, एलोकेशंस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेकंड वन इज प्रोविजंस ऑफ फंड, हमें इन्हें यहीं की यहीं याद कर लेना है। थर्ड वन इज फैसिलिटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जी हाँ, फैसिलिटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस by providing different scheme, which means अगर हम देख लें फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर सपोज मिस्टर ए को कोई बिजनेस आइडिया ना हो और अगर वो फर्दर अपनी सेविंग को इन्वेस्ट ना करें, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या उनके इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीमेंट तो होगा नहीं। तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, फैसिलिटेट किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट स्कीम्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहां तक समझ में आया। नाउ डेवलपिंग द फाइनेंशियल मार्केट बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इंस्ट्रूमेंट्स का मीन क्या होता है, instrument means like shares, bonds, debentures, which means developing financial market, which means they provide the various type of instruments for the investment. अब just suppose कोई पर्सन है जिसके इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसका एक मोटिव ये है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता भी है तो उसे फर्दर लॉस ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने प्रोवाइड कराया डिबेंचर, जिसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। और लाइक एन अदर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसके पास बहुत सा फंड है, वो चाहता है इस पे बहुत सारा हाई रिटर्न हो, तो उनके लिए प्रोवाइड कराया शेयर्स। उनके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराए जो उन्हें हाई इंक्रीमेंट दें, हाई रिटर्न देंगे विद द हाई रिस्क। अगर उस अमाउंट पे उन्हें लॉस भी हो जाता है तो उन्हें बहुत अफेक्ट नहीं करेगा। तो डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हमने फर्स्ट वन क्या देखा, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेकंड वन इज प्रोविजन ऑफ फंड। थर्ड वन इज फैसिलिटेटिंग द financial transaction. Fourth one is developing the financial market. All right. Now the next one is provision of legal financial structure. Financial market involves money, और जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है, they also involve the use risk, which means फाइनेंशियल मार्केट में फंड का आ रहा है हाउस होल्ड से। आई होप आपको हाउस होल्ड का मीनिंग क्लियर होगा। हाउस होल्ड से फंड आ रहा है, तो ऐसे जो इनोसेंट हाउस होल्ड्स हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो, या फंड जो प्रोवाइड हो रहा है उसका मिसमैनेजमेंट ना हो, तो उसके लिए सो वी नीड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो उसे उस मार्केट को रेगुलेट कर सके। लाइक अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दे आर द रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। यहां तक समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अब सपोज हमने जैसे मिस्टर ए का एग्जांपल लिखा था कि मिस्टर ए पर्सन है, जॉब करते हैं। अब उन्हें मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, या उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, या किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, या उन्हें मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज नहीं। सो फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ऐसे पर्संस हैं
like portfolio manager, your research analyst, research analyst, पोर्टफोलियो मैनेजर। ये पर्सन कौन है? ये एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्हें मार्केट की नॉलेज भी है, उन्हें पता है कि किस सेक्टर में कितने कितने टाइम बाद फर्दर ग्रोथ होगी या फर्दर लॉस होगा। तो दे मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ देयर क्लाइंट। वो मिस्टर ए की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है, उन्हें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका मार्केट की नॉलेज होती है। सो अब तक हमने देखा कि कौन फाइनेंशियल मार्केट मेनली किन किन पॉइंट से कंसर्न करता है या मेन क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करता है। सो फर्स्ट वन इज allocation and mobilization of savings, second one is provision of fund, third one is facilitating the financial transaction, fourth one is developing the financial market, fifth one is fifth one provision of legal financial structure, last but not least provision of financial and advisory services. I hope आप लोगों को यहां तक समझ में आएगा. Now the next topic is the important features of a financials. Important features. It plays an important role in the economic development of a country. ये हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे करा. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फंड की नीड थी बिजनेस के लिए, उन्हें फंड प्रोवाइड हुआ, उन्होंने बिजनेस किया, बहुत से इनकम जनरेट की. अब उन्होंने इनकम जनरेट की तो उनका भी इन्वेस्टमेंट, उनके भी प्रॉफिट हुआ. अब जितना उन्हें बिजनेस करना है उसके लिए बहुत से एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी या बहुत से वर्कर्स की जरूरत थी, तो जिससे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ. पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. ऑलराइट, तो हमने देखा इट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the country. Second one is it encourage both savings and the investment. How? हमने देखा कि मिस्टर ए का पास 10,000 का अमाउंट था जो उन्होंने सेव किया था. अब अगर कुछ टाइम तक उस 10,000 के अमाउंट में कोई भी फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होता तो उन्हें क्या लग, तो उन्होंने वो क्या सोचते हैं कि सेविंग्स का कोई फायदा नहीं. अब इन्वेस्टमेंट से, उस सेविंग की फर्दर इन्वेस्टमेंट से 10,000 का कुछ टाइम बाद अगर उन्हें 12,000 का अमाउंट, उस पर 2,000 का इंक्रीमेंट होता है तो मिस्टर ए उसे फर्दर सेविंग करने के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ इस अमाउंट को, इतना अमाउंट सेव करने से मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें बिजनेस के लिए फंड की नीड थी. अगर उन्हें फंड प्रोवाइड नहीं होता तो वो बिजनेस नहीं कर पाते और इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी नहीं होता या उनका फर्दर बेनिफिट भी नहीं होता. तो उन्हें फंड प्रोवाइड हुआ जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा, उन्हें बहुत सारा मनी जनरेट हुआ, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ. सो इट एनकरेज, वो फर्दर बिजनेस करने के लिए एनकरेज हुए और एज वेल एज मिस्टर ए फर्दर सेविंग्स करने के लिए एनकरेज हुए. सो इट्स एनकरेज both savings and investment. First one is it plays an important role towards the economy of a country. Second one is it encourages both savings and the investment. Now it links savers and investor. ये हमने already discuss किया कि हमने it creates links between the savers and the investors. Now it assists in capital formation. जी बिल्कुल, capital formation. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस के लिए फंड की नीड थी. अब अगर उन्हें फंड ही प्रोवाइड नहीं होता तो फर्दर बिजनेस करते कैसे? तो उन्हें बिजनेस करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी. तो फाइनेंशियल मार्केट ने उन्हें असिस्ट किया फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन. इट फैसिलिटेट्स एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट.
इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम ध्यान से समझेंगे. इट फैसिलिटेट्स एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट by providing by giving the permission to Indian entities to invest in to investment in foreign countries, which means कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट ने इंडियन एंटिटीज को अलाउ किया कि वो फर्दर फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सके. और ऐसे ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेके बाहर की फॉरेन कंट्रीज को अलाउ किया कि वो जो इंडियन बिजनेस है या इंडियन कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके. सो इट फैसिलिटेट्स एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. हमने क्या देखा इंपॉर्टेंट फीचर में कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the economic development of country. Second one is it encouraged both investment and savings. Third one is it links savers and the investors. Fourth one is it assists in capital formation. Fifth one is it facilitates expansion of financial market. All right. I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा. Now इस पैराग्राफ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इसे हम सिर्फ रीड करेंगे. इंडिया हैज अ डाइवर्स फाइनेंशियल सेक्टर undergoing rapid expansion both in terms of a strong growth of existing financial service firms and new entities entering in the market like payment banks. पेमेंट बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं हम इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए देखते हैं कि पेमेंट्स बैंक का मेन फंक्शन उन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना होता है जिन लोगों को किसी और बैंक के थ्रू वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही हैं. Which means payment banks providing the banking facility in the area in which no banking facilities provided by the existing banks. ठीक है, तो हमने क्या देखा, फाइनेंशियल सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है इन टर्म ऑफ strong growth, whether it's the existing financial entities or new financial entities. Next, the sector comprises commercial banks, insurance companies. कमर्शियल बैंक हमने डिस्कस किया. इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, ये टर्म हमने बहुत सुना होगा कि हम इंश्योरेंस कंपनीज में कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, व्हीकल का इंश्योरेंस लिया या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली. इंश्योरेंस का मीन होता है कि हम पर कोई फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी या कोई लॉस अराइज हो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं या ऑलरेडी कोई अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर रखा है. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये हमने डिस्कस किया, कॉपरेटिव्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर स्मॉलर फाइनेंशियल एंटिटीज. द बैंकिंग रेगुलेटर हैज अलाउड न्यू एंटिटीज सच एज पेमेंट बैंक्स, ये हमने भी डिस्कस किया, टू क्रिएटेड रिसेंटली देयर बाय एडिंग टू द टाइप ऑफ एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द सेक्टर. नाउ ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान से देखेंगे. इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द, ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्ट कर रहा है कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्ट किस किस को कर रहा है या फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्ट या इन्वॉल्व हो रहा है किससे, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, दैट सेकंड वन इज, थर्ड वन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. इंडियाज ग्रोस नेशनल सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी. आई होप आप लोगों को पता होगा जीडीपी का मीन होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं या कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इट टर्म्स एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो उन प्रोडक्ट्स की टोटल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग देखें तो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, स्टूड एट 30.50% इन 2019. हमने क्या देखा, नॉर्मल से डाटा है, इंडियाज ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स, इंडियाज ग्रॉस नेशनल सेविंग्स
as a percentage of GDP stood at 30.50% in the 2019. The total amount of the initial public offerings increased to rupees 84,357, that is 13,089 million US dollar by the end of financial year 2018. अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, विच मीन्स पब्लिक कंपनी. ऑब्वियस बात है, नाम क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. पब्लिक तो प्राइवेट कंपनी तो होगी नहीं, तो पब्लिक कंपनी रेज कर रही है मनी, रेज मनी फ्रॉम पब्लिक by issuing shares. At first time. तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मीन क्या हुआ कि कोई पब्लिक कंपनी है, वो फंड रेज करिए थ्रू द बाय द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग द शेयर्स एट द फर्स्ट टाइम. तो हमने क्या देखा? फाइनेंशियल ईयर 18 अप टू द फाइनेंशियल ईयर 18 84,357 करोड़ का हमने फंड रेज किया थ्रू द जनरल पब्लिक. IPO reached to 1.94 billion US dollar in financial year 19 up to the Feb 19. 2018 तक ये डाटा कितना था? 13,089 million US dollar, and at the end of the financial year 2019 it increased up to 1.94 billion US dollar. Got it? Next thing, the ultra high net worth individual increased to 2,697 in 2018, and the population of ultra high net worth individual has grew by 118% from 2013 to 2018. Now, ultra high net worth individual होते क्या हैं? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मींस जिनकी इन इंडिया उनकी असेट $30 million US और मोर. तो हाई अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन हुए? ये ऐसे पर्सन हुए, रिचेस्ट पर्सन हुए जिनकी इंडिया में असेट्स हैं कितने? 30 मिलियन US डॉलर या उससे ज्यादा. तो हमने देखा कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंक्रीज 2,697 in 2018 and grew 118% from 2013 to 2018. अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते कौन है? ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, रिचेस्ट पर्सन है जिनका इंडिया में असेट्स 30 मिलियन US डॉलर या उससे ज्यादा है. तो अब तक हमने समझा फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट के मीन को, इसमें एंटिटीज इन्वॉल्वमेंट को या उसके की फीचर्स को. तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. हमने एक चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, फर्दर क्लासेस में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो थैंक यू, एंजॉय योर डे.